हेलो जेंट्स, मैं सोनू कुमार आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के तीसरा चैप्टर को लेकर आया हूं। हम लोग ने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर को क्लियर कर चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बगल में दिखाई दे रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो इस चैप्टर का नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। मुद्रा, बचत एवं साख मैंने इसका पार्ट 1 लेकर आया हूं, फिर अगले पार्ट 2 लेकर आऊंगा और इसी तरह से आपका हर चैप्टर का पार्ट बाय पार्ट मिलेगा आपको। और आप घर बैठे ही बेहतर से बेहतर तैयारी करिए। अगर कोई समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना कारण लिखिए, समस्या को लिखिए, मैं उसे कोशिश करूंगा निदान करने का। ठीक है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। इस चैप्टर में हम लोग मुख्यतः बात सीखेंगे मुद्रा के बारे में। ठीक ना। मुद्रा क्या है, मुद्रा का विकास कैसे हुआ है, मुद्रा के काम क्या करता है, मुद्रा की उत्पत्ति हुई है कैसे, और भारत में मुद्रा की शुरुआत कैसे हुआ है। ठीक है ना। तो आइए हम चलते हैं चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मुद्रा को स्टार्ट करने से पहले मैं बताने जा रहा हूं आपको एक बात है, वह बात है विनिमय। विनिमय है क्या? देखिए क्या है विनिमय। आखिर विनिमय कहते किसे, विनिमय का अर्थ क्या होता है। टोटली जो आपका यह जो टॉपिक है वह विनिमय पर डिपेंड है। अगर आप विनिमय समझ आते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे समझने का प्रयास करिएगा। विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान करना, यानी अदला बदली करना। क्या करना? अदला बदली करना। मान लिया कि मैंने तुमको कुछ पैसा दिया, उसके बदले तुम मुझे कोई वस्तु दिया, ये अदला बदली हो गया। मान लीजिए कि मैं कोई वस्तु दिया, तू भी एक वस्तु दिया मुझको, तो वस्तु से वस्तु का लेन देन हो गया। यानी विनिमय का मतलब ही होता है आदान प्रदान करना, वस्तु को एक दूसरे से बदलना, यानी अदला बदली करना। ठीक है ना। मैंने लिखा हूं कि विनिमय का शाब्दिक अर्थ आदान प्रदान करना होता है। विनिमय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी? आदान प्रदान करना होता है। विनिमय के दो रूप होते हैं। विनिमय के कितने रूप होते हैं? दो रूप। पहला है वस्तु विनिमय, दूसरा है मौद्रिक विनिमय। तो आप कहिए सर वस्तु विनिमय क्या है और मौद्रिक विनिमय क्या है? आपके मन में सवाल है आप तो कुछ नहीं, बहुत इजी है। वस्तु विनिमय, विनिमय माने आदान प्रदान करना, किसका? वस्तु का। यानी वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता है। समझिएगा, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता है, वह कहलाता है वस्तु विनिमय। क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय। यह जो है ना एक प्रणाली है। क्या है? प्रणाली है। वस्तु विनिमय क्या है? प्रणाली है। तो किसे कहते हैं आपसे पूछेगा कोई, बोलिए क्या? कि वैसी प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। जैसे दूध से दही बदलना, दूध से दही बदलना, चावल से गेहूं बदलना, धान से चूड़ा बदलना। देखिए वस्तु का लेन देन वस्तु से ही हो रहा है ना, वस्तु का लेन देन वस्तु से ही हो रहा है, वस्तु का लेन देन वस्तु से ही हो रहा है। अगर विनिमय यानी अदला बदली वस्तु से वस्तु का होगा, क्या कहलाएगा जी? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगा। यह जो प्रणाली था प्राचीन समय में प्रचलित था, बहुत पहले के समय में यह प्रणाली प्रचलित था। इस प्रणाली के अंतर्गत लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जैसा कि दोहरे संयोग का अभाव, दोहरे संयोग का अभाव। तो आप कहिए सर क्या है, कैसी कठिनाइयां है? समझिएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति राम है,
एक व्यक्ति श्याम है और एक व्यक्ति सोहन है। ठीक है ना? एक व्यक्ति क्या है? राम है, एक श्याम है और एक क्या है? सोहन है। सोहन जो है यह नाविक है, राम जो है वह नदी पार करना चाहता है। राम जो है नदी पार करना चाहता है तो वह सोहन के पास पहुंचता है तो कहता है राम की सोहन मुझे नदी पार करा दो। तो सोहन कहता है कि अगर तुम मुझको चावल दोगे, क्या दोगे? चावल दोगे तो मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। तो राम की समस्या उत्पन्न होती है। राम के पास कपड़ा था, राम के पास क्या था? कपड़ा था। इसके पास चावल नहीं था। बगल में एक लड़का श्याम था, उसके पास चावल था। समझिएगा, राम नदी पार करने गया सोहन के पास ही। सोहन क्या चाह रहा था? चावल। क्या चाह रहा था? चावल चाह रहा था। राम के पास क्या है? कपड़ा है। राम के पास क्या है? कपड़ा है, याद रखिएगा। पास में क्या है? कपड़ा। श्याम के पास क्या है? चावल। तो राम गया श्याम के पास, श्याम को बोला कि तुम मुझे चावल दे दो, मैं तुम्हें कपड़ा दूंगा। तो श्याम ने कहा हाँ मुझे कपड़ा चाहिए, तुम मुझे कपड़ा दो मैं तुम्हें चावल दूंगा। श्याम जो है चावल देता है किसको? राम को। राम पुनः आता है सोहन के पास और कहता कि लो चावल और मुझे नदी पार करा दो। देखिए क्या हो रहा है, यानी एक के साथ दूसरा का मेल खा जाए ऐसा संजोग हुआ ना। अगर राम को श्याम से चावल नहीं मिलता तो राम नदी पार कर पाता? नहीं कर पाता। यानी दोहरे संजोग का अभाव है। कब किसी का मेल खा जाए, कब किसी का मेल नहीं खा जाए, तो यही समस्या उत्पन्न हुआ करती थी। हम मान लीजिए हमको पैसे की आवश्यकता है, किसी के पास गए कि मुझे पैसा चाहिए, तो वह कहेंगे मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है। अगर तुमको पैसा चाहिए तुमको हमको चावल देने पड़ेगा और मेरे पास चावल नहीं है तो उसको हम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों? चावल रहेगा तब उसको देगा तो मुझे पैसा देगा वो। तो ऐसा वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होती थी? कठिनाई होती थी। दूसरी कठिनाई क्या थी? मूल्य संचय का अभाव। यानी इस प्रणाली के अंतर्गत हम लोग बहुत लंबे समय तक किसी भी वस्तु को रख नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कि फल से हमने सब्जी बदला, फल से हमने क्या किया? सब्जी को बदल ली। तो बताओ उस फल को बदल लिया, उस फल कितना दिन तक तुम संचय करके रख सकते हो? रख सकते हो क्या? नहीं। एक समय ऐसा आएगा कि उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। यानी मूल्य संचय का अभाव ही होता था पहले। मूल्य संचय का अभाव भी होता था पहले, होता था। कठिनाइयां होती थी मूल्य को जमा करने में, एक रखने में बहुत लंबे समय तक। एक था दूसरी कठिनाई। तीसरी कठिनाई क्या थी? सामान्य मूल्य के मापक का अभाव। कहने का मतलब कि किसी वस्तु का फिक्स नहीं था कि इतना वस्तु के बदले इतना वस्तु दिया है, नहीं फिक्स था। मान लीजिए कि घी है और घी के बदले कितना चावल देगा तो उसको कितना घी मिलेगा कोई फिक्स नहीं था। कभी घी कम भी मिल जाता था, कभी ज्यादा ही मिलेगा था। यानी कोई फिक्स समान फिक्स प्राइस नहीं था, फिक्स मूल्य नहीं था। सामान्य मूल्य का मापक अभाव यही था। यानी मापने में प्रॉब्लम होती थी किसी वस्तु को। हम गए चावल को लेकर और उसके पास दूध है, हम गए तुम चावल ले लो, तुम दूध दे दो, तो वह बोलेगा कि कितना चावल देगा तो कितना दूध लेगा। हमने माने 5 केजी चावल दिए तो 1 लीटर दूध लिया, तो सोचिए घटा है कि हमारा घटा गया, उसका क्या हुआ? फायदा हुआ। यानी फिक्स नहीं होता था पहले। यही था मूल्य के समान मापक का अभाव। या आप ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो आप कभी कभी अपने आस पास देखिए, पड़ोस को देखिएगा कि आप कहते हैं कि आपके बगल से कोई आटा भर के ले जाता है कटोरी में, तो चाट कर ले जाता है और जब वही वापस लौट आता है तो फुलका के माने भर देता है, इसे दे देता है। तो हमने क्या कहते हैं कि फुलका के दे दिया है।
तो बताइए समान वस्तु का आदान प्रदान हुआ? नहीं हुआ। अदला बदली हुआ? नहीं हुआ। तो यही पहले की समस्या थी। किस प्रणाली में? वस्तु विनिमय प्रणाली में। अगला है सह विभाजन का अभाव। पहले क्या था, मान लीजिए कि एक गाय है और उसको 4 भाई है और एक गाय है, बंटवारा करना 4 भाई में गाय को, तो क्या किया जाएगा? उस गाय को उससे काटा जाएगा 4 टुकड़े में। अगर उसको काट देंगे तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। यही समस्या उत्पन्न होती थी पहले। लेकिन आज क्या है, 4 भाई है, गाय है, उसे आप बेच दीजिए, जितना पैसा होगा उस पर 4 में हिस्सा लगा दीजिए, आपको क्लियर हो गया, हो गया ना। तो यह समस्या पहले हुआ करती थी। पहले उपयोगिता नष्ट हो जाती थी किसी वस्तु का, पहले बंटवारा करने में बहुत कठिनाइयां होती थी। एक प्रॉब्लम क्या है? सह विभाजन का अभाव। अगला है मूल्य हस्तांतरण की समस्या। यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने में आप वस्तु को ले जा सकते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश आपके गांव में कुछ हो गया, आप गांव से जाना चाहते हैं तो आप अपने सर पर रख के जाइएगा अपने घर को। कारण क्या है रखने का घर सर पे? क्योंकि आप घर को बेच नहीं सकते। पहले तो पैसा था नहीं, था क्या? नहीं था पहले पैसा, तो इसलिए आप घर को किस वस्तु को बदलिएगा? सोच सकते हैं? नहीं बदल। लेकिन आज के युग में हम लोग उस घर को बेचकर नई जगह जाकर ले सकते हैं। तो यही आप सोच सके मूल्य के हस्तांतरण की समस्या उत्पन्न होती थी पहले वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत। तो ये सारी कठिनाइयां थी। इन्हीं सारी कठिनाइयों को, वस्तु विनिमय प्रणाली जैसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आया मौद्रिक विनिमय प्रणाली, यानी मुद्रा का आविष्कार हुआ। मुद्रा का आविष्कार हुआ। मौद्रिक विनिमय प्रणाली के आने से वस्तु विनिमय प्रणाली जैसी कठिनाइयों का क्या हुआ? समाधान हुआ। अगर मुद्रा नहीं होता तो आज किसी भी देश का आर्थिक प्रगति नहीं होता। तो यह मैंने समझाया आपको मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो आइए मैं इसको लिखता हूं, उसके बाद सीखेंगे मुद्रा क्या है, मुद्रा के बारे में विद्वानों का कथन क्या है। तो आइए, इससे पहले आप इसे अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप। मौद्रिक विनिमय प्रणाली यानी वैसी प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान न होकर मुद्रा का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई वस्तु लिए, उसके बदले आप पैसा दिए, ठीक है ना। जैसे 1 केजी चावल लिए, उसके बदले 20 रुपया दिए आप, तो यहाँ पे आपको पैसा जो 20 रुपया दिए वो आप क्या है? मुद्रा आपका है। क्या है? मुद्रा। यानी वस्तु का आदान प्रदान मुद्रा के द्वारा होगा तो कौन प्रणाली होगा? मौद्रिक प्रणाली होगा। कौन प्रणाली? मौद्रिक प्रणाली। आप लिख सकते हैं इसको कि वैसी प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान ना होकर मुद्रा का आदान प्रदान होता है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहलाता है। यानी किसका नाम है? मुद्रा का। यानी मुद्रा है क्या? तो मुद्रा जो है विनिमय का एक सरल माध्यम है। बताइए कि मुद्रा क्या करने का किया? विनिमय का आदान प्रदान का करने किया। यानी कह सकते हैं कि मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है। मुद्रा विनिमय का एक सरल माध्यम है जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। कोई भी वस्तु को मुद्रा घोषित करता है तो सरकार करता है। अगर आपको यह मानकर कह देगा कि यह मुद्रा है तो आपको मानना पड़ेगा कि मुद्रा है, क्योंकि सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि मुद्रा को परिभाषित करने में। यानी मुद्रा वह है जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। यानी कोई भी वस्तु जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है मुद्रा के रूप में, तो वह क्या कहलाती है? मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? मुद्रा। मुद्रा के द्वारा ही वस्तु विनिमय प्रणाली जैसी कठिनाइयों का क्या हुआ? समाधान हुआ है, निराकरण हुआ है। आप कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जितना भी कठिनाइयां थे उसको दूर किसने किया था? तो मुद्रा किया। किसने किया? मुद्रा किया। कैसे किया? जब मैं इसका विकास बताऊंगा तो वहां समझाऊंगा, ठीक है ना। तो अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि मुद्रा के संबंध में विद्वानों का कथन क्या क्या कहा था मुद्रा के बारे में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने। आइए हम चर्चा करते हैं। पहला अर्थशास्त्री है ट्रेस्कॉट।
कौन है? ट्रेस्कॉट। ट्रेस्कॉट ने कहे कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था के हृदय नहीं तो रक्त स्रोत अवश्य है। जिस तरह से मनुष्य को जीवित रहने के लिए हृदय की आवश्यकता होती है, और हृदय में अगर ब्लड नहीं होगा, खून नहीं होगा, तो मनुष्य क्या हो जाएगी? मर जाएगी। और मनुष्य मर जाएगा तो ठीक उसी तुलना किए हृदय से कि मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था का हृदय मुद्रा नहीं है, लेकिन रक्त स्रोत तो है, यानी उसे बहने वाला जो ब्लड जो होता है वो ब्लड का काम करता है कौन? मुद्रा काम करता है। कौन करता है? मुद्रा। यानी मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था के हृदय नहीं तो रक्त स्रोत अवश्य है, ऐसा करते हैं कौन? ट्रेस्कॉट साहब करते हैं। दूसरा व्यक्ति है प्रोफेसर मार्शल साहब। ये कहते हैं कि मुद्रा जो है वो अर्थव्यवस्था की वह धुरी है। धुरी कहने का मतलब केंद्र। जैसे आप लोग लट्टू का देखते होंगे, लट्टू जो नचाते हैं तो किस पर नाचता है? गुंज पर, कील पर, लोहे की कील पर नाचता है। यानी पूरा लट्टू का पूरा डिपेंड किस पर होता है? वो कील पर डिपेंड होता है। ठीक उसी तरह से मुद्रा अर्थव्यवस्था की वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्कर काट रहा है। यानी संपूर्ण जो विश्व चल रहा है, संपूर्ण देश का जो आर्थिक क्रियाएं हो रही है, आर्थिक विज्ञान जो घूम रहा है, वो किस पर घूम रहा है? मुद्रा पर घूम रहा है। यानी कील का काम कौन कर रहा है? मुद्रा कर रहा है। जिस तरह से लट्टू को नाचने में कील की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से आर्थिक विज्ञान को चक्कर काटने में वो सबसे ज्यादा किसका होता है? मुद्रा का। किसका होता है? मुद्रा का होता है। किसने कहा? प्रोफेसर मार्शल साहब ने। एक और अर्थशास्त्री है प्रोफेसर हार्लेविट्ज। वे कहते हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा की काम करता है। हम उसी को मुद्रा कहेंगे जो मुद्रा के बारे में, मुद्रा के द्वारा हम किसी वस्तु का आदान प्रदान जल्दी से कर लेंगे। यानी मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करेगा। हम मानकर रखे हुए, अगर इसको से वस्तु का आदान प्रदान हो गया तो मेरा वह क्या है? मुद्रा है। ऐसा मानते हैं प्रोफेसर हार्लेविट्ज मानते हैं। व्यक्ति एक और आते हैं नैप साहब। नैप कहते हैं कि मुद्रा जो है वो सरकार द्वारा घोषित होता है। सरकार ही मुद्रा को घोषित करता है कोई वस्तु को कि अब क्या है? मुद्रा है। सही बात है। किसी भी वस्तु को सरकार द्वारा ही घोषित की जाती है कि वह क्या है? मुद्रा है। जैसे हाल फिलहाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पुराने नोट को बदलकर नए नोट का निर्माण किए। किसके हक में था? प्रधानमंत्री हक में, यानी देश के सरकार के हित में है कि नहीं है? यानी आप कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु को सरकार जो है वो मुद्रा घोषित कर सकता है। किस पर डिपेंड हम लोग है? सरकार पर डिपेंड है। एक व्यक्ति है क्राउथर साहब। ये क्या कहें कि जिस तरह से राजनीति में वोट का स्थान है, वोट यानी मत जो देते हैं, चुनाव वगैरह होता है ना, वोट देते हैं, वो राजनीति में जिस तरह से वोट का स्थान है, यंत्र जो मशीन है उसमें चक्र जो होता है घूमने वाला, पूरी मशीन जो होता है वो घूमने वाले चक्र पर डिपेंड होता है। यंत्र जो है चक्र पर डिपेंड है, निर्भर है, जिसका स्थान है। और विज्ञान में जितना अग्नि का योगदान है, अग्नि के आविष्कार से विज्ञान का आविष्कार शुरू हुआ था। जिस तरह से विज्ञान में अग्नि का स्थान है, ठीक उसी तरह से आर्थिक जीवन में यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का स्थान है। किसका स्थान है? मुद्रा का स्थान है। किसने कहा? क्राउथर साहब ने कहा कि जिस तरह से राजनीति में वोट का स्थान है, यंत्र में चक्र का स्थान है, विज्ञान में अग्नि का स्थान है, ठीक उसी प्रकार से आर्थिक जीवन में, व्यवसायिक जीवन में अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रा का स्थान है। ऐसा मानते थे कौन? क्राउथर साहब। कौन मानते थे? क्राउथर साहब। तो यह था मुद्रा के बारे में विभिन्न विद्वानों का कथन। इसे आप भली बातें समझे होंगे। अब हम जानते हैं कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ था। हमारे भारत में मुद्रा का आविष्कार 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में हुआ था। हमेशा माइंड रखिएगा कि भारत में मुद्रा की शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था भारत में मुद्रा की शुरुआत। आखिर मुद्रा का विकास कैसे हुआ था? तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मुद्रा का विकास किसके लिए हुआ था? वस्तु विनिमय प्रणाली जैसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए।
यानी वस्तु विनिमय जो प्रणाली जो कठिनाइयां थी उसको दूर करने के लिए कौन आया? मुद्रा आया। यानी कौन आया? वस्तु मुद्रा आया। यानी वस्तु के बदले क्या आया? मुद्रा का आया। जैसे मान लीजिए पहले क्या था, कृषि युग में कहिए अनाज गेहूं सिर्फ बदलना वस्तु मुद्रा के रूप में आया। क्या? वस्तु मुद्रा आया। यानी वस्तु विनिमय को किसने समाप्त किया? वस्तु मुद्रा का स्थान किया। यानी वस्तु विनिमय की जगह पे कौन आया? वस्तु मुद्रा आया। और वस्तु मुद्रा में क्या प्रॉब्लम हुआ? इसको कठिनाई क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए एक गाय है और गाय जो है अगर इसी को हम धातु अगर हम 4 भाइयों में बांटते हैं तो प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। क्या होती है? समस्या होती है। सब समस्या होती है क्यों? क्या कि अब बंटवारा करें तो गाय काटना पड़ेगा। अभी भी समझाया मैंने, प्रॉब्लम में समझाया, समस्या में तो गाय काटने पड़ेगा, प्रॉब्लम होगी। तो इसी के स्थान पे क्या आया? धात्विक मुद्रा आया। क्या आया? धात्विक मुद्रा। यानी वस्तु मुद्रा का स्थान किसने लिया? धातु मुद्रा से। सोना आया, सोना चांदी, ये सभी ने स्थान लिया वस्तु मुद्रा का। ये महाराजा ने, सरकार ने क्या स्टार्ट कर दिया? सोना चांदी के रूप में मुद्रा का उपयोग करने लगा। लेकिन ज्यादा बहुमूल्य होने के कारण, बहुत कम उपस्थिति के कारण इसका उपयोग को नष्ट कर दिया। इसके जगह क्या लाया गया? सिक्का लाया गया। जैसे 1 रुपया 2 रुपया 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 में सिक्का होता है, उसको चलाया गया सरकार द्वारा और महाराजा द्वारा। सिक्के जब चलाया गया तो इसको क्या हुआ कि अब बहुत सारा सिक्का है और एक स्थान से दूसरे स्थान आप जाइएगा तो आप उसे ले जाने में समस्या होगी, नहीं होगी? बहुत ज्यादा समस्या होगी। इसी समस्या को समाधान करने के लिए क्या आया? पत्र मुद्रा आया। यानी कागजी नोट आया। कागजी नोट 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया कागजी नोट आया सिक्के की समस्या को समाप्त करने के लिए। क्या आया? पत्र मुद्रा यानी कागजी नोट आया। अब पत्र मुद्रा में क्या था? मान लीजिए कि 100-50,000 का बंडल है, 10 का नोट है, 20 का नोट है, बंडल आ गया, उसको ले जाना है एक जगह दूसरी जगह पे तो भी समस्या आ सकती है। तो समस्या है तो उसके स्थान पे क्या आया? साख मुद्रा आया। यानी चेक आया। चेक, हुंडी, बैंक ड्राफ्ट, ये सारे आए। चेक, एक चेक पर आप जितना भी लिख दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए, 10 लाख लिख के उस पर साइन कर दीजिएगा तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। यानी पत्र मुद्रा का स्थान किसने लिया? साख मुद्रा ने लिया। यानी चेक ने लिया, बैंक ड्राफ्ट ने लिया। अब चेक में समस्या क्या हुई कि हर जगह चेक उसको ट्रांसफर कर एक्सचेंज करने में समय लगता था। अगर समय सीमा से समाप्त हो जाता था, मान लीजिए कि आपको 1 महीने का समय दिया, 1 महीने के अंदर चेक को भेजा सकते हैं और 1 महीने में नहीं भेजा पाए तो उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती थी। उसके लिए फिर पुनः प्रक्रिया चालू होता था। इसकी प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए प्लास्टिक मुद्रा है। जैसे एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे चीज आए। इससे क्या हुआ कि आप कभी भी 24 घंटा में कभी भी आप उसके माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। क्या आया? एटीएम आया, डेबिट कार्ड आया, आपका क्रेडिट कार्ड आया। ये सभी जो है क्या है? प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। तो हम बताएंगे एटीएम क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड क्या है, बताएंगे, चर्चा करेंगे सभी का। तो यह था आपका मुद्रा के विकास के बारे में और मुद्रा के बारे में विद्वानों का कथन। अब हम आपको बताने जा रहे हैं मुद्रा के कार्य और मुद्रा के आर्थिक महत्व, यानी मुद्रा का महत्व क्या है और मुद्रा क्या क्या करता क्या है। उससे पहले आप इसे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कार्य क्या है? मुद्रा के निम्नलिखित कार्य। पहला कार्य है कि यह विनिमय का माध्यम है। मुद्रा क्या है? एक विनिमय का माध्यम है। तो विनिमय का अर्थ क्या होता है जी? अदला बदली, यानी आदान प्रदान करना। किसका? वस्तुओं का। यानी मुद्रा के आने से ही वस्तुओं का जो लेन देन जो होता है वह आसानी से होता है। अगर मुद्रा नहीं आता तो वस्तुओं का लेन देन आसानी से नहीं होता। तो पहला कार्य क्या है? एक मुद्रा जो है विनिमय का एक माध्यम है। दूसरा कार्य है कि मुद्रा जो है मूल्य का मापक है। यानी मूल्य का मापक कहने का मतलब किसी भी वस्तुओं का सही मूल्यांकन करना, सही फिक्स रेट बता देना। ये किसने काम किया? किसने आसान किया? मुद्रा ने काम किया। पहले के जमाने में किसी वस्तुओं का फिक्स रेट नहीं था, फिक्स मूल्यांकन नहीं था कि इसका इतना में चेंज होगा।
पहले नहीं था आपका, लेकिन मुद्रा के आने से ऐसा फिक्स हो गया कि 10 का नोट है तो 10 का नोट ही चलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए कह सकते हैं कि मुद्रा जो है मूल्य का क्या है, मापक है। इसके द्वारा वस्तुओं का सही मूल्यांकन करना क्या हो गया, सरल हो गया है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा हूं कि मुद्रा जो है विलंबित भुगतान का एक सरल माध्यम है। विलंबित समझ रहे हैं आप लोग, जैसे मान लीजिए कि आप कर्ज दे रहे हैं किसी को, या कर्ज ले रहे हैं आप किसी से, तो उसके लिए समय की आवश्यकता होती है। पैसा लिए और कुछ समय के बाद हम उसको दे दिए, तो केवल खासियत जो होता है वह आपको किसका होता है, सबसे ज्यादा खासियत यह मुद्रा में होता है। प्राचीन समयों में उधार लेने में और देने में क्या होती थी, समस्या उत्पन्न होती थी। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अभी किसी व्यक्ति को, प्राचीन समय की बात कर रहा हूं, कोई व्यक्ति किसी को गाय देता है कि ले जाओ गाय को पालन पोषण करो, गाय को ले गया और गाय को ले जाकर पालन पोषण किया, कुछ साल बाद उसको लौटाया कि लो अपना लो, तो बताओ जो उधार दिया होगा कोची में है, लॉस में है, और जो ले गया होगा साल भर रखा होगा और उसको यूज किया, उसका दूध खाया, उसका गोबर यूज किया, अभी वापस आकर दे दिया इसको कि लो भाई तुम्हारा कर्जा दे दिए, वसूल कर दिए, तो आप सोचिए क्या है, लॉस में है। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। आज मैं तुमको 50 रुपया देता हूं तो कल मैं तुमको क्या देगा, 50 रुपया देगा, यहां तक कि आप मुझे ब्याज के रूप में कुछ पैसा दे सकते हैं। यानी पहले के जमाने में उधार लेने में और देने में क्या होती, कठिनाई होती थी, लेकिन मुद्रा के आने से विलंबित भुगतान का क्या हो गया, एक सरल माध्यम हो गया। इसके द्वारा कर्ज लेने और देने या लेने में क्या होने लगा, सुविधा होने लगा। चौथा कार्य मैंने लिखा हूं कि मुद्रा का प्रमुख कार्य है मूल्य का संचय। हमने बताया था आप लोगों को कि पहले के वस्तुओं को, पहले के सामानों को लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप फल से सब्जी बदलते थे तो उसको लंबे समय रखते थे, नहीं रखते थे, तो ठीक। लेकिन आज जो है मुद्रा को आप वर्तमान के लिए या भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत किसकी होती है, मुद्रा की होती है कि इसे हम वर्तमान के साथ साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्या कर सकते हैं, संचित रख सकते हैं, जमा कर सकते हैं। आज किसी का बैकग्राउंड बहुत बेहतर होता है, ये किसका देन है, मुद्रा का देन है। उसका बैकग्राउंड जो फैमिली था वो पैसा को जमा किया होगा, आज उसका राज कर रहा है उसका पीढ़ी, तो ये होता है किसका, मुद्रा का प्रमुख कार्य है क्या, कि इसे मूल्य का संचय यानी जमा कर सकते हैं भविष्य के लिए भी और वर्तमान के लिए भी। लास्ट पॉइंट में बताया है कि मुद्रा जो है साख मुद्रा के रूप में कार्य करती है। साख मुद्रा, साख है क्या, साख का अर्थ होता है विश्वास करना। बताऊंगा आपको, ये मुद्रा पे चर्चा कर रहा हूं, बचत बताएंगे, साख बताएंगे, सब बताएंगे आपको। मुद्रा जो है साख मुद्रा के रूप में काम करता है, विश्वास पे भी काम करता है मुद्रा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति काम किया कंपनी में और कंपनी के जो मालिक है वो व्यक्ति को कहा कि लाओ चेक ले आओ, और उसे 5-10 हजार का बिल बना दिया, कहा कि लो मैं साइन कर दिया, जाकर तुम लेके चल जाओ, जाकर बैंक में जाकर निकाल लो। अगर नौकर को मालिक विश्वास नहीं होता तो वह चेक लेता क्या, नहीं लेता, तो वह चेक लिया और गया बैंक में। यानी मुद्रा जो है साख मुद्रा के रूप में काम करता है, विश्वास पर भी काम करता है। ये था मुद्रा के कार्य। सब्जेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए, 4 मार्क्स के लिए जबरदस्त क्वेश्चन है जी। आप कह सकते इस चैप्टर का बीबीआई प्रश्न है, इसलिए आप इस प्रश्न को आप भली भांति समझ लें और पुनः इसे वीडियो को रोक कर समझने का प्रयास करें और लिखने का प्रयास करें। ये मैंने बताया मुद्रा के कार्य। आपसे पूछ देगा कि मुद्रा के आर्थिक महत्व क्या है। 2015 में क्वेश्चन आया था आपसे कि मुद्रा के आर्थिक महत्व को लिखें। यह प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी बीबीआई कर सकते हैं कि मुद्रा के आर्थिक महत्व क्या है। मैंने पॉइंट बाय पॉइंट इसका महत्व को लिखा हूं, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और समझने की प्रयास करिएगा। मुद्रा के आर्थिक महत्व निम्नलिखित है, मैंने लिखा हूं, ध्यान दीजिएगा। आर्थिक महत्व क्या है, निम्नलिखित है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए तो सारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, चरमरा जाएगी। अगर मान लीजिए कि आज वर्तमान समय में मुद्रा ना हो तो जो भी देश का जो
अर्थव्यवस्था है वो क्या हो सकती है, डबाडोल हो सकती है। अगर आप भी सोचिए ना, आपके घर में पैसा नहीं होगा तो आपके घर की स्थिति क्या होगी, बहुत खराब होगी, दयनीय होगी। ठीक उसी प्रकार से अगर वर्तमान समाज में से मुद्रा को हटा देते हैं तो सारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, चरमरा जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी। ये पहला महत्व है। दूसरा बात क्या मिलेगा, यदि मुद्रा ना होती, यदि मुद्रा ना होती तो किसी भी देश का आर्थिक प्रगति ना होता। कोई भी देश आज आर्थिक प्रगति कर रहा है, किसी भी देश का आर्थिक प्रगति हो रहा है, उसका किसका योगदान है, मुद्रा का। आप बोल सकते हैं किसी कोई भी देश आज आगे बढ़ रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है, मुद्रा का है। आज कोई फैमिली, आज कोई परिवार एक बहुत अमीर बन रहा है, कोई गरीब बन रहा है, उसे बड़ा योगदान किसका है, मुद्रा का है। किसका, मुद्रा का है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अमीर है, जिसके पास कम पैसा है वो क्या है, गरीब है। आप कह सकते हैं तो मुद्रा जो है अगर नहीं होता तो किसी भी देश का आर्थिक प्रगति नहीं होता। आज आगे किया गया पूंजीवादी हो या समाजवादी हो या विस्तृत अर्थव्यवस्था वाले देश हो, सभी देश में मुद्रा का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। मैं लिखा भी हूं कि यदि मुद्रा ना होती, देख लीजिए, किसी भी देश का आर्थिक प्रगति ना होती, यानी किसी भी देश का आर्थिक प्रगति किस पर डिपेंड है, मुद्रा पर डिपेंड है, निर्भर है। इसी के महत्व के बारे में, मुद्रा के महत्व के बारे में एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ट्रेस्कोट साहब ने कहे थे। ट्रेस्कोट, मैंने बताया था आपको, ट्रेस्कोट ने कहे थे कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था के हृदय नहीं तो रक्त स्रोत अवश्य है। ऐसा कहे थे कौन, ट्रेस्कोट साहब। मान लीजिए कि किसी मनुष्य को जीवित रहने के लिए उसको हृदय चाहिए, हृदय में उसे क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था को चलने के लिए, मान लीजिए देश मेरा क्या है, मनुष्य, और देश के लिए धड़कन का कौन करता है, अर्थव्यवस्था है। और वो अर्थव्यवस्था में, उस धड़कन में अगर आपका ब्लड नहीं होगा तो धड़कन का काम करना क्या करता है, बंद कर रहा है। यानी उस अर्थव्यवस्था में मुद्रा नहीं होगा तो समझ सकते हो देश की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उस देश की अर्थव्यवस्था तो डबाडोल हो जाएगी, स्थिति बहुत बदतर हो सकती है। यानी किसी भी देश का आगे बढ़ना है, अर्थव्यवस्था बेहतर करना है तो सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो मुद्रा का है। ऐसा किसका मानना है, ट्रेस्कोट साहब का। साथ ही साथ क्राउथर साहब ने कहे थे कि जिस तरह राजनीति में वोट का, विज्ञान में अग्नि का और यंत्र में चक्र का योगदान है, जो स्थान है, ठीक उसी प्रकार आर्थिक जीवन में मुद्रा का स्थान होता है। जिस तरह से राजनीति में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, चुनाव का होता है, वोट का होता है, और विज्ञान में अग्नि का हुआ है, यंत्र में चक्र। आपको यही मशीन बनाइए, उसमें चक्र पहिया जो अगर नहीं रहेगा तो पूरा मशीन काम करेगा कैसे, होगा डिपेंड किसको, चक्र होता है। ठीक उसी प्रकार पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी आर्थिक जीवन मनुष्य का वो किस पर डिपेंड है, मुद्रा पर डिपेंड है। यानी जिस तरह से राजनीति में वोट का, यंत्र में चक्र का, विज्ञान में अग्नि का, ठीक उसी प्रकार से आर्थिक जीवन में यानी अर्थव्यवस्था में किसका काम होता है, मुद्रा का काम होता है। यानी एक आप कह सकते हैं, अंततः आप कह सकते हैं कि आज का आर्थिक जगत मुद्रा के बिना एक भी क्षण जीवित नहीं रह सकता है। आज का आर्थिक जगत मुद्रा के बिना एक भी क्षण जीवित नहीं रह सकता है जी। आप पहली बात समझ सकते हैं, दिया ठाकुर जी मुद्रा का आर्थिक महत्व। इसे आप एक पॉइंट में लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर इस तरह लिखिए, साथ छोड़ दीजिएगा सबको, ठीक है। या तो आप इस तरह से पॉइंट आंसर दीजिए, आपको बहुत बेहतर रहेगा। पॉइंट या आंसर दीजिएगा तो एग्जामिनर जो होते हैं वो बहुत अच्छे मानते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो जानते हैं पॉइंट बाय पॉइंट नंबर देना। 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा, 5 पॉइंट लिखेंगे, क्लियरली आपको 4 नंबर मिलेगा। दिया था मुद्रा के कार्य और मुद्रा के आर्थिक महत्व, इसे आप नोट कर लें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्रेडिट कार्ड और एटीएम के बारे में, जो एक प्लास्टिक मुद्रा का रूप है। मैंने बताया था मौद्रिक विकास में किस तरह से मुद्रा का विकास हुआ था, ठीक है ना। तो उससे बताओ क्या, एटीएम और क्रेडिट कार्ड। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। एटीएम क्या है, एटीएम को अंग्रेजी में ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं या ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी कहते हैं, और इसे हिंदी में स्वचालित गणक मशीन कहते हैं। स्वचालित गणक मशीन किसे, एटीएम को।
एटीएम जो होता है प्लास्टिक मुद्रा का रूप होता है, मैंने बताया था आपको। एटीएम जो है क्या है, प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। एटीएम पर एक गुप्त पिन नंबर होता है जो 4 अंक का होता है। इस तरह से आपका एटीएम होता है और इस पर ऊपर काला पट्टी होता है, इसमें 4 अंक, इसमें पिन नंबर छिपा होता है और 4 अंक वही रहता है। उसी के माध्यम से आप उसी गुप्त पिन नंबर के माध्यम से रुपया निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। इसकी सहायता से किसी भी समय में या कभी भी 24 घंटा आपका यह सेवा चालू होता है एटीएम का। आप कभी भी किसी भी समय इसकी सहायता से रुपया निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं, ठीक ना। एटीएम से आप कई सारे एटीएम से डालते हैं क्या? हाँ, डाला जाता है। एटीएम से पैसा डाला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एटीएम के आविष्कारक जो है वह जॉन शेफर्ड बेरॉन है। आपसे पूछेगा एटीएम के आविष्कारक कौन है? जॉन शेफर्ड बेरॉन। कौन है? जॉन शेफर्ड बेरॉन है। एटीएम जो शुरुआत जो हुआ था, कैश निकालने वाला एटीएम जो शुरुआत हुआ था वह 27 जून 1967 को इंग्लैंड यानी लंदन में एक जगह है बारक्लेज, वहीं पे यह मशीन लगाया गया था और सबसे पहली बार कैश निकाला गया था उस एटीएम से। अब भारत की बात करें तो भारत में एटीएम की शुरुआत सबसे पहले मुंबई में हुआ था 1987 में। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। जो कौन सा बैंक लगाया था इसको, मशीन को? HSBC बैंक ने लगाया था इस मशीन को। HSBC बैंक ने इस मशीन को लगाया। हाँ, तो आप इस तरह से कह सकते हैं एटीएम के बारे में। आपसे पूछेगा 2 नंबर में एटीएम क्या है, बोलिएगा कि एटीएम को अंग्रेजी में ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं तथा इसे हिंदी में स्वचालित गणक मशीन कहते हैं। यह एक प्लास्टिक मुद्रा का रूप है। इस पर 4 अंक का गुप्त पिन नंबर अंकित होता है। यह बैंक द्वारा जारी होता है, रखिएगा, सरकारी बैंक द्वारा ही यह जारी केवल होता है। अब सरकारी बैंक दोनों हो सकता है, सरकारी भी होता है और प्राइवेट बैंक होता है, ठीक है ना। यह बैंक द्वारा जारी होता है। इसकी सहायता से आप कभी भी किसी भी समय में रुपया निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं। इसके आविष्कारक कौन है? जॉन शेफर्ड बेरॉन। सबसे पहला बार कैश निकाला गया था एटीएम कब? एटीएम से 27 जून 1967 को। कहां में? लंदन के बारक्लेज में। और भारत में एटीएम शुरुआत कब हुई थी? 1987 से। कहां से? मुंबई से। और किस बैंक लगाया था इस मशीन को? HSBC बैंक ने लगाया था। दिया था आपका एटीएम के बारे में। अब बताने जा रहा हूं अगला क्रेडिट कार्ड। क्या है? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड जो होता है यह भी एक प्लास्टिक मुद्रा का रूप है। यह भी एटीएम की तरह ही होता है। ये भी एटीएम की तरह होता है, लेकिन अंतर बस यही है एटीएम और क्रेडिट कार्ड में कि क्रेडिट कार्ड में एक निश्चित धनराशि अंकित होता है। बैंक जो होता है किसी व्यक्ति को एक निश्चित पैसा उस पर अंकित करता है कि आप इतना पैसा इस पर रखा गया है, आप इसी पैसा के तहत आप किसी वस्तु को सेवा को खरीद सकते हैं। जबकि एटीएम में आपका अपना पैसा होता है, वो आप अपने मर्जी के अनुसार आप खर्चा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है बैंक में गया, उसको क्रेडिट कार्ड मिला और एक एटीएम मिला। क्रेडिट कार्ड में उसको बैंक ने कहा दिया कि 25,000 तक आपको पैसा निकालना है। आप उस पैसा से आप वस्तुओं का खरीदारी कर सकते हैं, आप सेवा का लाभ उठा सकते हैं 25,000 तक। अगर 1 महीना के अंदर, और 1 महीना बाद हुआ तो पैसा क्या हुआ? समाप्त हो गया, वस्तु उतना ही तक। हमारे 26,000 का वस्तु कितना है तो आप उस क्रेडिट कार्ड से नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि उस पर मात्र कितना पैसा रखा गया? मात्र 25,000 रुपया रखा गया। आपको बैंक कितना दिया उस पर? मात्र 25,000 रुपया दिया। जबकि एटीएम ऐसी बात नहीं है, आपकी मर्जी के अनुसार है, आप जितना भी खर्च कर सकते हैं अगर आपको बैंक में पैसा है तो। यही कौन सी एटीएम और क्रेडिट कार्ड डिफरेंस है, अंतर है। तो एटीएम में समझ रहे हैं क्रेडिट होता है, होता है क्रेडिट कार्ड। इसे सरकारी या प्राइवेट बैंक जारी करता है, इस प्राप्त कर सकते हैं आप क्रेडिट कार्ड को, या तो सरकारी या प्राइवेट बैंक को। इस पर एक निश्चित धनराशि अंकित होता है, निर्धारित होता है, ये बताया है। उसी जितना पैसा उस पर लिखा गया उसी के अंतर्गत आप किसी वस्तु या सेवा क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। दिया था आपको क्रेडिट कार्ड। एक मैं ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं, याद रखिएगा कि 1 रुपया के नोट या सिक्का, 1 रुपया का नोट का हो चाहे सिक्का को हो, कितना भी सिक्का हो, वो सभी सिक्का जो है वो भारत सरकार द्वारा जारी होता है। याद रखिएगा 1 रुपया का नोट जो है
वह किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत सरकार द्वारा। अब इस पर हस्ताक्षर किसका होता है? सिग्नेचर किसका होता है? वह वित्त सचिव का होता है। किसका होता है? वित्त सचिव का। आप समझ सकते हैं कि 1 रुपया का नोट हो या सिक्का हो, कौन जारी करता है? भारत सरकार। और उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का होता है। जबकि 2 रुपया से अधिक का कागजी नोट कर रहा हूं, सिक्का नहीं, 2 रुपया से अधिक का जो कागजी नोट होता है वह भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई, आप जानते हैं आरबीआई के बारे में, आरबीआई जान रहे हैं आप लोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, याद रखिएगा। आरबीआई स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। जब पढ़ाएंगे चौथा चैप्टर वित्तीय संस्थान तो बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया कि 2 रुपया उससे अधिक का कागजी नोट जो होगा वह कौन जारी करता है? आरबीआई। आरबीआई का क्या होता है? भारत का केंद्रीय बैंक होता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। और 2 रुपये का जो नोट होता है, जो उससे अधिक का जो नोट होता है, उस पर जो हस्ताक्षर होता है वह आरबीआई के गवर्नर का होता है। किसका होता है? आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है उस पर। 2 रुपया से अधिक का नोट। तो इस तरह से मैंने बताया आपको एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में, और कौन कौन जारी करता है पैसा, कौन कौन मुद्रा। अब अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे बचत को लेकर और साख को लेकर। यह पूरी वीडियो में मुद्रा के बारे में चर्चा मैंने किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। धन्यवाद।